जय हिंद। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको फिजिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिए थे। इस पार्ट में हम समझेंगे फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए फोर्स यानी बल क्या है। फोर्स कॉजेज चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि फोर्स यानी बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु को उठाने, रखने, खींचने या फिर धक्का लगाने में काम आता है। जैसे आप दरवाजे को खोलते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं, आप किसी चीज को उठाते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं, यही हो जाता है फोर्स यहाँ पर। यानी सिंपली कहा जाए तो फोर्स इज नीडेड टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को धक्का लगाने, खींचने या उठाने में जो कारक काम करता है उसी को हम फोर्स यानी बल कहते हैं। आप समझ जाते हैं कि फोर्स यानी बल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, वैसे बल के तो कई प्रकार हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन मेजरली दो टाइप से फोर्स को बांटा गया है। एक हो जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हो जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। यानी ऐसा बल जो किसी भी चीज में लगाया जाता है तो उसके संपर्क में आने के बाद लगाया जाता है, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे आप दरवाजे खोलते हैं तो आप दरवाजे के संपर्क में जा करके और दरवाजे को खींचते हैं, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। वहीं आप वजन को उठाते समय भी जिस वस्तु को उठा रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए इसको भी कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी ऐसा बल जो जिस वस्तु पर लगाया जाता है उस वस्तु के संपर्क में आकर लगाया जाए तो उसे हम संपर्क बल कहते हैं। दूसरा टाइप आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सिंपल मतलब है कॉन्टैक्ट फोर्स का अपोजिट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु में बिना संपर्क में आए काम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा चुंबक को, चुंबक कभी भी लोहे के संपर्क में आने से पहले ही चुंबक का फोर्स काम करने लगता है, क्योंकि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी प्रकार आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इस मार्कर को हम छोड़ते हैं तो अर्थ इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इसे खींच लेती है। यानी विदाउट कॉन्टैक्ट भी ये फोर्स लग रहा है, इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, असंपर्क बल। अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू कॉन्टैक्ट इन ईच अदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो बिना संपर्क में आए बल काम करता है वही ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या असंपर्क बल कहलाता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। जो पिताजी का फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है, क्योंकि पिताजी जैसे ही घर में आते हैं सब कुछ ठीक होने लगता है, जबकि वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं आए फिर भी सब कुछ ठीक हो रहा है, तो पिताजी का फोर्स यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। जबकि वहीं पर आप देखेंगे कि मम्मी का फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि मम्मी जब तक आकर एक कॉन्टैक्ट नहीं लगा देती हैं सीधा सीधा तब तक ये काम नहीं करता है। ये तो फोर्सेस के टाइप हो गए। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे कौन से फोर्सेस है जो फंडामेंटली यानी मौलिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे हवा इस दुनिया में पहले से है, पानी इस दुनिया में पहले से है, सनलाइट पहले से है, वैसे ही कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल हैं, यानी बहुत पहले से पाए जा रहे हैं और बहुत पहले तक पाए जाएंगे, हमेशा पाए जाएंगे। इसीलिए इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहते हैं, यानी ये प्रकृति में हमेशा से पाए गए हैं और हमेशा पाए जाएंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस टोटल 4 होते हैं। फर्स्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा हो जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। अब इन चारों को हम सिंपली एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सब में आपस में एक बल लगता है, उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हम जहां पर रहते हैं वहां पर सबसे ज्यादा मास किसका? पृथ्वी का। इसलिए पृथ्वी का मास ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है और वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ पृथ्वी में ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर दो ऑब्जेक्ट के बीच की अट्रैक्शन की प्रोसेस है, यानी हर दो चीजें नेचुरली एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर कोई चीज बड़ा है यानी उसका मास ज्यादा है तो वो छोटी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छोटी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। किन्हीं भी दो वस्तुओं के आपस में आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज इनफाइनाइट है, यानी यूनिवर्स में ये सभी जगह पर पाया जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल फोर्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो सन का रेवोल्यूशन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। यानी सन एक भारी ऑब्जेक्ट है, भारी मास का ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ को अपनी तरफ खींचते रहता है और उसकी वजह से अर्थ उसके चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ अपनी तरफ सन को नहीं खींचती है, सन को भी अर्थ खींचती है, लेकिन उसका मास बहुत कम होने की वजह से सन उधर नहीं जाता। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ।
यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, ना कि पृथ्वी के सतह की ओर। याद रखिएगा कि पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ना कि सतह की तरफ। दूसरा समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता है। कहने का मतलब ये हमेशा आकर्षण ही करेगा, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं करेगा। कभी ऐसा पृथ्वी नहीं करेगी कि कोई चीज आप ऊपर को उछाल दिए हैं तो पृथ्वी कहेगी ना ना ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, आज हमारा खींचने का मन नहीं है। हमेशा ये आकर्षण ही करेगी, यानी अट्रैक्शन मोड में ही रहेगी, कभी भी रिपल्शन मोड में नहीं आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज नो मीडियम, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को लगाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना तो एयर की, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे इस मार्कर और अर्थ के बीच में अभी कोई मीडियम नहीं है, कोई चीज काम नहीं कर रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी इस पर लग जाएगा और मार्कर नीचे की ओर गिर जाएगा। अगला याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बिगेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। पूरी दुनिया में अगर सबसे कमजोर कोई बल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, किंतु इसका रेंज जो है तो इनफाइनाइट है, ये बहुत ही लंबी दूरी तक लग जाता है। अर्थ को देखिए कि कहाँ सन है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और उससे अट्रैक्टेड होते रहती है और उसी का चक्कर लगाते रहती है सन का। तो सोचिए इतनी दूरी पर अप्लाई हो जाता है, जबकि कोई और फोर्स इतनी रेंज कवर नहीं कर सकता है। दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो टाइप के फोर्सेस से मिलकर बना है। पहला हो जाता है इलेक्ट्रिक, दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक। यानी जहां पर विद्युत और चुंबक दोनों बल आपस में मिल जाते हैं उसको विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज वर्क्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आवेशित कणों पर यानी चार्ज पार्टिकल्स पर ही लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप सिंपली यहां पर समझिए, जैसे आपको पता है कि किसी भी एटम्स की बाहरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर न्यूक्लियस में दो चीजें हो जाती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर कांटेक्ट करेगा वही फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। आप सिंपल से समझ जाइए, किसी भी मॉलिक्यूल्स यानी अणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाते हैं, लेकिन उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। वह बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ खींच के रखता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यह हमेशा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। किसी भी एटम यानी कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के लिए यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कक्षा पे है और प्रोटॉन जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में खींच रहे हैं और उसी की वजह से बाइंडिंग बन जा रही है और एक एटम का निर्माण हो जा रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम यानी अणु के निर्माण में, अणु को स्थायी बनाने में, स्टेबल करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। याद रखिएगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और कभी कभी रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कैसे हैं। अगर मान लीजिए कि प्लस प्लस मिल जाएंगे तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, और वहीं पर अगर प्लस माइनस यानी अनलाइक चार्ज मिल जाएंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर में पाया जाता है। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो रेंज होता है ये बहुत ही हैवी होता है, ये बहुत ही लार्ज रेंज यानी इनफाइनाइट रेंज तक कवर कर सकता है, क्योंकि सिंपल सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पर लगता है। इस यूनिवर्स में सब कुछ एटम से मिलकर बना है और सभी एटम्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ है। इसका मतलब सभी जगह पर चार्ज पार्टिकल्स है और जहां जहां पर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज जो है इनफाइनाइट। अगला आ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग छोड़िए, आप समझिए न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये न्यूक्लियस में काम करेगा। एटम के न्यूक्लियस में काम करने वाले फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये किसी भी एटम के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में काम करता है। दिस फोर्स इज नीडेड टू बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन आप बताइए इनको खींच के कौन रखता है, इनको बांध के कौन रखता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो आपस में बांध है उसी बल को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करेगा, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में काम करेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा। याद रखिएगा,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कभी भी बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पर काम नहीं करता है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन पर काम नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। जैसे आपने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि किसी भी एटम को बनाने में, उस एटम को आकार देने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसी प्रकार किसी भी न्यूक्लियस के निर्माण में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ जाइए। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इस दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई बल है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज मात्र 10⁻⁻15 मीटर होती है। इतनी कम रेंज में काम करता है, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर पूरा काम करता है। कितना छोटा न्यूक्लियस होता है आप जानते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है। इसी के आधार पर यहाँ पर हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बनाए जाते हैं। अगला और अंतिम आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। यह बल बहुत ही कमजोर होता है, यह भी नाभिक में काम करता है, यह भी किसी भी एटम के नाभिक में ही काम करेगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि यह इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा। ये बहुत ही रेयर फोर्स माना जाता है। ये कभी कभी वो भी स्पेशल प्रोसेस के थ्रू ही निकल सकता है। यानी आप आसान भाषा में समझिए कि कुछ अनावेशित कणों और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो काम करने वाला फोर्स होता है उसी को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अनचार्ज पार्टिकल्स को हम न्यूट्रिनो कहते हैं। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही कम होती है। सबसे कम अगर किसी चीज की रेंज है तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की होती है, 10⁻⁻16 मीटर। यह फोर्स भी न्यूक्लियस लेवल पर काम करता है। अगर पूछा जाए सबसे रेयरेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो सबसे रेयरेस्ट फोर्स हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन सबसे यूनिवर्सल फोर्स कौन सा होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। अब हम इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आपको डिफरेंस बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इनकी रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसकी रेंज भी इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर, वहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर। अगला आ जाता है नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा आकर्षण ही करेगा। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर होता है और वहीं पर वीक न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव नेचर होता है। अब इसके बाद देखिए ऑपरेशंस, यानी यह बल किन किन चीजों के बीच में कार्य करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑल ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, यानी इसका ऑपरेशन सभी ऑब्जेक्ट्स पे हो जाएगा। दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पर ही काम करेगा, हमने आपको बता दिया है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम, यानी दोनों को जोड़ के रखने का काम यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करता है। वहीं पर देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अनचार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करता है, जिन्हें हम न्यूट्रिनो कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है, यानी ये न्यूक्लियस लेवल पे होता है। ये कभी भी अनचार्ज पार्टिकल्स पर काम नहीं करता है। और याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कभी भी इलेक्ट्रॉन में काम नहीं करता है। इसके बाद कुछ और फैक्ट समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है इस यूनिवर्स में, लेकिन इसकी रेंज इनफाइनाइट हो जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज इसी की हो जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अमेरिका के एरिजोना स्टेट में एक हूवर डैम है। हूवर डैम में कहते हैं कि अगर आप उसमें कोई चीज नीचे ऊपर की ओर उछाल देते हैं तो वो हवा में तैरने लगती हैं, तो वहां ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाती किसी चीज को। तो हूवर डैम हो गया, इस चीज का एक अपवाद है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ही कम हो जाती है, 10⁻⁻15, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेवल पे काम करता है, बहुत छोटा रेंज हो जाता है। यहाँ से आपकी 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ही बार में पूरा रिवीजन करवा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।